कभी सोचा है कि कुछ लोग जो देखने में इतने तेज और होशियार लगते हैं, उन्हें कुछ आम से कामों में इतनी मुश्किल क्यों आती है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे अक्सर छिपी हुई अक्षमताएं या लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। चलिए, आज इस दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। तो सवाल ये है कि इन्हें छिपा हुआ क्यों कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाहर से देखने में इंसान एकदम ब्राइट और इंटेलिजेंट लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन कामों से जूझ रहा होता है जो दूसरों के लिए शायद बहुत आसान है। तो असल में ये लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या? देखिए, ये कोई इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। ये बस दिमाग का जानकारी को प्रोसेस करने का, उसे समझने का एक अलग तरीका है। मतलब दिमाग जानकारी को अलग ढंग से लेता है और इस्तेमाल करता है, और इसका असर पढ़ने, लिखने, हिसाब किताब करने या यहाँ तक कि अपना दिन प्लान करने जैसी चीज़ों पर भी पड़ सकता है। और यही बात तो सबसे कंफ्यूजिंग है ना? अक्सर जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वे एवरेज या उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर उनकी काबिलियत और असल में वो जो कर पाते हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। और ये सिचुएशन उस इंसान और उसके आसपास के लोगों दोनों के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी असल में एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। मतलब इसके अंदर कई अलग अलग तरह की कंडीशंस आती हैं। आइए कुछ सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया। इसका नाम तो हम में से कई लोगों ने सुना ही होगा। ये खास तौर पर पढ़ने की काबिलियत पर असर डालता है। इसमें शब्दों को पहचानने में, स्पेलिंग बनाने में और आवाज़ों को समझने में मुश्किल होती है। इस इमेज से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि डिसलेक्सिया काम कैसे करता है। टीपॉट जैसा एक सिंपल सा शब्द भी बिल्कुल अलग दिख सकता है। दिमाग अक्षरों और शब्दों को आगे पीछे कर सकता है, जिससे पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब बात करते हैं ADHD की। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो ध्यान लगाने, एक जगह टिक कर बैठने और अपने इम्पल्स को कंट्रोल करने की क्षमता पर असर डालती है। ये असल में दिमाग के काम करने के तरीके में एक फर्क है। ADHD को समझने के लिए इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला है ध्यान की कमी, मतलब फोकस बनाए रखना मुश्किल होता है। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, यानी लगातार एक बेचैनी सी रहना, हिलते डुलते रहना। और तीसरा है इम्पल्सिविटी, मतलब बिना सोचे समझे एक्ट कर देना। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी काफी चैलेंजिंग हो सकती है। तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल्स, पर अब एक बड़े सवाल पर आते हैं, एक बड़े आइडिया पर, कि वक्त के साथ डिसेबिलिटी को लेकर हमारी सोच कैसे बदली है और ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है। बहुत लंबे समय तक सोच ये थी कि अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो प्रॉब्लम उस इंसान के अंदर है। इस सोच को मेडिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये मेडिकल मॉडल कहता है कि डिसेबिलिटी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसे ठीक करने की, जिसका इलाज करने की जरूरत है। सारा का सारा फोकस उस इंसान और उसकी कमी पर होता है, और मकसद होता है उसे किसी तरह नॉर्मल बनाना। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम सब इसे गलत एंगल से देख रहे हों? ये सवाल हमें सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। क्या हो अगर प्रॉब्लम इंसान के शरीर या दिमाग में नहीं, बल्कि उस दुनिया में है जो हमने अपने चारों ओर बनाई है? और यहीं से एंट्री होती है सोशल मॉडल की। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो डिसेबिलिटी के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ को ही बदल देता है। चलिए इन दोनों को सीधे सीधे कंपेयर करते हैं, ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। मेडिकल मॉडल कहता है प्रॉब्लम आप में है, जबकि सोशल मॉडल कहता है नहीं, प्रॉब्लम समाज में है। ये सुनने में छोटा सा फर्क लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा है। मतलब सोशल मॉडल का कोर आइडिया ये है कि समाज ही है जो लोगों को उनकी शारीरिक या मानसिक बनावट के कारण डिसेबल्ड महसूस कराता है। असल प्रॉब्लम किसी इंसान की कंडीशन नहीं है, बल्कि उस कंडीशन को लेकर समाज का रवैया और उसके बनाए गए सिस्टम है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है। जरा सोचिए, एक बिल्डिंग में सिर्फ सीढ़ियां हैं, तो व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले के लिए वो सीढ़ियां एक रुकावट हैं जो उसे डिसेबल करती हैं। अगर वहां रैंप होता तो वो आसानी से जा पाता। तो प्रॉब्लम व्हीलचेयर नहीं, बल्कि रैंप का न होना है। डिसेबिलिटी सीढ़ियों ने पैदा की। अच्छा, ये सारी थ्योरी तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इस नजरिए को अपनाने से वाकई क्या फर्क पड़ता है?
सोशल मॉडल हमें एक्शन लेने का एक सीधा साधा तरीका बताता है। पहला स्टेप, उस रुकावट को पहचानो जो समाज ने खड़ी की है। क्या वो सीढ़ियों जैसी कोई फिजिकल रुकावट है या फिर लोगों की सोच एक रुकावट है? दूसरा स्टेप, उस रुकावट को दूर करने के लिए बदलाव लाओ या सपोर्ट दो। और तीसरा स्टेप, ये पक्का करो कि हर कोई पूरी तरह से हिस्सा ले सके। और यही है सबसे बड़ा शिफ्ट। फोकस इंसान को फिक्स करने से हटकर अपने आसपास के माहौल को, सिस्टम को फिक्स करने पर आ जाता है, ताकि हर किसी को सफल होने का बराबर मौका मिले। और यही बात लर्निंग डिसेबिलिटीज पर भी लागू होती है। इन कंडीशंस का कोई इलाज नहीं है, ये जिंदगी भर साथ रहती हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जब हम इलाज ढूंढने के बजाय सपोर्ट देने पर फोकस करते हैं, जैसे एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना या सिखाने के नए तरीके अपनाना, तो कामयाबी बिल्कुल मुमकिन। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आती है। जब हम दुनिया को सोशल मॉडल के चश्मे से देखना शुरू करते हैं तो हमें हर जगह रुकावटें नज़र आने लगती हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने स्कूलों में, अपने ऑफिस में और अपनी सोसाइटी में ऐसी कौन सी रुकावटें हटा सकते हैं ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का, चमकने का मौका मिल सके। इस पर सोचिएगा ज़रूर।